नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। इंडिया की अगली बैठक, इंडिया यानी विपक्षी दलों का सबसे बड़ा गठबंधन, जिसमें 23 से अधिक पार्टियां अब तक शामिल हो चुकी है। इनकी अगली मीटिंग मुंबई शहर में होने जा रही है। ये मीटिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार इंडिया की मीटिंग किसी ऐसे राज्य में होगी जो कि बीजेपी रूल्ड स्टेट है, यानी कि जिसकी कमान गैर बीजेपी सरकार के पास नहीं है। इस बैठक का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि महाराष्ट्र में शरद पवार इनकी पार्टी के दो फाड़ हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे इनकी पार्टी के दो फाड़ हो चुके हैं, और इतना ही नहीं, मौजूदा परिस्थिति में चिंता की बात इन दोनों बड़े नेताओं के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी है कि कहीं सहानुभूति की लहर शरद पवार और उद्धव ठाकरे इनके पास न चली जाए, वरना उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। इस पूरी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी किस तरीके के कदम उठाएगी, इस बारे में डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र दोषी जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। आपका स्वागत है 4 PM महाराष्ट्र में। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वैभव पुरोहित, राजनीति विशेषज्ञ, भी हमारे साथ में मौजूद हैं। वैभव, आपका भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे उपेंद्र दोषी जी से। उपेंद्र दोषी जी, पिछले लंबे समय से मुंबई शहर में कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना दम दिखाना चाहती है, अपना पावर दिखाना चाहती है। बताइए, इंडिया की मीटिंग जो कि मुंबई शहर में होने जा रही है, उसके लिए किस तरह की तैयारियां कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाएगी? हमें यह बताइए कि कांग्रेस पार्टी पहली बार मुंबई शहर में मीटिंग हो रही है इंडिया की, कांग्रेस पार्टी की तैयारियां कैसी है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पवार साहब के साथ कल हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पाटोले जी, अशोक चौहान साहब, सभी लोगों की, महाराष्ट्र के प्रमुख नेताओं की मीटिंग हो चुकी है। ऑलरेडी तैयारी शुरू हो चुकी है और अगले शनिवार को ये तैयारी के सिलसिले में दूसरी मीटिंग है। और कहाँ पे ये मीटिंग रखनी, कैसा करना, क्या व्यवस्था करना, करीब करीब पूरे देश से 100 लोग ये मीटिंग में उपस्थित रहने वाले हैं। और मैं मानता हूं तब तक जब वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट हुई है तो मैक्सिमम टीम इंडिया मैच जीती है, चाहे गावस्कर का नेतृत्व होवे, चाहे कोई भी नेतृत्व होवे। मैं मानता हूं तब तक कि ये जो हमारी टीम इंडिया है, ये टीम इंडिया लोगों की सेवा करने के लिए है, तानाशाह के खिलाफ है। बीजेपी के लोग भी कुछ आवाज नहीं उठा सकते नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के सामने, तो आवाज उठाने वाले भारतवर्ष में अगर कोई है मोदी जी और अमित शाह के सामने, तो टीम इंडिया है। लेकिन मोदी जी और अमित शाह इतने डरे हुए हैं कि टीम इंडिया को भी देशद्रोही बता रहे, टीम इंडिया को भी ईस्ट इंडिया कंपनी बता रहे, टीम इंडिया को भी आतंकवादी ग्रुप बता रहे। तो थोड़ा ये समझ में आना है कि टीम इंडिया की 2 मीटिंग हो गई पटना और बेंगलुरु में, उतने में मोदी जी और अमित शाह जी इतने डर गए हैं। तो महाराष्ट्र तो देश की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र का एक जो भी महाराष्ट्र में होएगा उसका संदेश खाली पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में जाने वाला है। तो बहुत महत्व की ये मीटिंग है। और ये मीटिंग में मुझे लगता है तब तक शरद पवार जी नेतृत्व करेंगे ये मीटिंग का। और शरद पवार जी के बाबत में जो खुला हिंदी भाषा में बोले कि जो अनशन बात चल रही है, कुछ गोदी मीडिया ऐसी बात फैला रही है कि अभी अजीत पवार आने वाला है, दोनों टीम एक होने वाली है, शरद पवार जी जाने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऊपर से
कभी भी, जैसे पहले अजीत पवार जी 2019 में 24 घंटा में वापस आ गए थे, ऐसा ये मीटिंग के बाद कभी भी अजीत पवार और ग्रुप वापस शरद पवार जी के साथ आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने वहां तक भी सुना है कि शिंदे साहब की जो पूरी टीम है उसमें मैक्सिमम उद्धव ठाकरे जी के साथ ज्वाइंट होने वाला है, ऐसा मेरे पास आज मेरे सूत्रों से माहिती मिली है। और साथ साथ में मैं ये बताना चाहता हूं कि टीम इंडिया माने आधा से ज्यादा स्वतंत्र सैनिक या स्वतंत्र सैनिक के परिवार के लोग हैं, और उनको देशद्रोही बताना, वो मोदी जी को इतनी घबराहट है कि वो इतनी नीचे की कक्षा तक पहुंच गए हैं मोदी जी। मोदी जी बोलते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो दूध का भाव 300 रुपया हो जाता। मैं तो बोलता हूं मोदी जी को, अगर आप नहीं होता तो मणिपुर में हमारी 2 बेटियों का निवस्त्र मोर्चा नहीं निकलता। अगर आप नहीं होता मोदी जी तो मणिपुर में इतना बड़ा दंगल नहीं होता। मोदी जी अगर आप नहीं होता तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलती। मोदी जी आप नहीं होता तो पेट्रोल डीजल का भाव नहीं बढ़ता। मोदी जी अगर आप नहीं होता तो ऐसी 25 चीज है कि अनाज का, तेल का, दाल का, सब्जी का भाव नहीं बढ़ता। तो मेरा मानना ऐसा है कि मोदी जी आप नहीं होता तो पुलवामा की भी घटना नहीं बनती। मोदी जी आप नहीं होता तो किसानों के खिलाफ काला कानून नहीं आता और बेचारे 700 किसान नहीं मर जाते आंदोलन करके। तो मैं तो मानता हूं। भूपेंद्र जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अब जब ये मीटिंग मुंबई में होने जा रही है, कांग्रेस पार्टी जो है वो 4थे नंबर की पार्टी जो थी वो बन चुकी थी महाराष्ट्र की राजनीति में। हाँ जी, हाँ जी। अब जब एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, कांग्रेस पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंस है और मुंबई सिटी में इसका क्या इंपैक्ट होगा? देखो, मैंने कुछ सर्वे करते हैं, ऐसे मेरे 2-3 दोस्त है जो अलग अलग पार्टी, बीजेपी का भी सर्वे करता है, कांग्रेस का भी सर्वे करता है। लेकिन मेरा इतना साल का दोस्ती का हिसाब से वो सर्वेयर से मुझे ये माहिती मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का 25% वोट है महाराष्ट्र में, मुंबई में 30% वोट है भारतीय जनता पार्टी का, महाराष्ट्र में 5% वोट शिंदे साहब का ग्रुप का है और 5% वोट अजीत दादा पवार साहब का ग्रुप का है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो 40% वोट से आगे 2-3% वोट और उनके साथ इंडिपेंडेंट लोग जो है उनका जोड़ दो तो 42-43% से ज्यादा नहीं पहुंचते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि कांग्रेस का 20% वोट, शरद पवार साहब का वोट कम हुआ, 20 में से 15% पे पहुंच गए, 35% वोट हुआ। शिवसेना का आज भी 25% वोट है। तो मुझे लगता है तब तक थोड़ा आगे पीछे करके करे तो ये महाराष्ट्र में लड़ाई आघाड़ी की 55% वोट की है और सामने बीजेपी, शिंदे साहब का ग्रुप और अजीत दादा पवार साहब का ग्रुप जो है उनका 45% वोट की लड़ाई है। लेकिन ये अधिवेशन अगर हुआ और ये अधिवेशन में बहुत ही अच्छा नतीजा निकला और निकलने वाला है तो मैं मानता हूं कि बीजेपी का और भी 5% वोट टूटने वाला है, क्योंकि उनके एमएलए चाहे शिवसेना शिंदे ग्रुप होवे चाहे अजीत दादा ग्रुप होवे उसमें से वापस आने वाले लोग लाइन में खड़े हैं तो उनका 5% वोट टूटेगा। और जो जाने वाला था शिवसेना से और अपने एनसीपी से वो सब चले गए, अभी आने वाले का राह देख रहे हैं पवार साहब और उद्धव साहब। कौन कौन से मुद्दे आपके लिए अहम होंगे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए? कौन कौन से मुद्दे अहम हैं? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि पिछले 2 साल से महाराष्ट्र की जो संस्कृति है
वो संस्कृति के ऊपर ये 50 खोखे एकदम ओके वाले ने नाम बिगाड़ा है महाराष्ट्र की संस्कृति का। वो मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा कि हमको बिकने वाला एमएलए को चुन के नहीं लाना है, ये महाराष्ट्र की जनता ने तय करके रखा है। दूसरा मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री की लालच में जिसको बड़ा बनाया शरद पवार साहब ने, वो अजीत पवार साहब मुख्यमंत्री बनने के लालच में पवार साहब को ये उम्र में छोड़ के गया, वो भी लोगों को पसंद नहीं आया है। तीसरा मुद्दा ये है कि ग्रास रूट वर्कर, कांग्रेस तो एकदम पेक है, कांग्रेस के पास नहीं कुछ नुकसान है नहीं कुछ फायदा है, आने वाले दिनों में फायदा ही है। तो कांग्रेस का ग्रास रूट टीम एकदम मजबूत खड़ी है महाराष्ट्र में, मुंबई में। अब क्या मानते हैं, आम आदमी पार्टी की कुछ अलग डिमांड है, नीतीश कुमार भी कुछ नाराज हैं ऐसा लगता है, शरद पवार ने अब तक खुलकर अजीत पवार का विरोध नहीं किया है। आपको डिफिकल्ट नहीं लगता, ये सब कुछ नेगेटिव नहीं जाता आपके लिए? देखो, नीतीश कुमार मेरे ख्याल से नाराज नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार है लास्ट बॉल में विकेट लेने वाले या सिक्स मारने वाला आदमी है नीतीश कुमार जी। और शरद पवार जी का मन में क्या रहता है वो तो कोई भविष्यवेता भी नहीं बता सकता है, इतना बड़ा कोई ज्योतिष होएगा वो भी नहीं बता पाएगा। लेकिन शरद पवार के ऊपर इसके लिए विश्वास है कि कल की मीटिंग उन्होंने बुलाई, अगला शनिवार की मीटिंग भी उन्होंने बुलाई है। तो अगर शरद पवार साहब के मन में अगर कुछ भी रहता, ठीक है उसका भतीजा है, सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए अजीत पवार के लिए, लेकिन शरद पवार साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी ज्वाइंट नहीं होएगा। उनका परसों का स्टेटमेंट है शरद पवार साहब का। और मैं मानता हूं तब तक अगर शरद पवार साहब के ऊपर किसको भी शक रहता तो ये मुंबई में मीटिंग नहीं होती, मुंबई में मीटिंग करना तय नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं 1.5-2 महीना पहले शरद पवार साहब को दिल्ली में मिला था, काफी बात हुई थी हमारे बीच में, तभी भी शरद पवार साहब मुझे क्या बोला, अभी मैं खुल के बोल रहा हूं कि उपेंद्र, एमपी का टिकट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे साहब मिलके तय करने वाले हैं, और उसमें भी फाइनल स्टेज में जो रहेगा वो मेरा वजन रहेगा, ये मुझे शरद पवार साहब ने बोला है। तो आप सोचिए कि शरद पवार साहब को वो ऐसा ही बोलेंगे नहीं, इनडायरेक्टली सभी पार्टी ने शरद पवार साहब को पावर देके रखा है कि फाइनल आप करना, जीतने वाला तीनों पार्टी में कौन उम्मीदवार है। यहां तक का मेरा 1-to-1 मीटिंग हुआ था 1.5 महीना पहला दिल्ली में पवार साहब के साथ, और पवार साहब का हमारा बहुत पुराना यूथ कांग्रेस समय का दोस्ती है, तो खुल के बात होती है जब मिलते हैं तभी। जी बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र दोषी जी, आपने अपनी बात जो है वो खुलकर 4 PM महाराष्ट्र पर रखी। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आने वाले महीने में इंडिया की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में देश भर की पार्टियां आएंगी। शरद पवार अभी से एक्टिव हो चुके हैं। शरद पवार ने ही इंडिया की मीटिंग कैसे होगी इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में ही उन्होंने उद्धव ठाकरे इनको फोन किया और फोन कर उनसे भी बात की, उनकी भी उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लिया और उनसे भी जानकारी ली। अब अगली बैठक अगले शनिवार को होने वाली है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जहां एक और तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी तमाम दलों का गठबंधन यानी कि इंडिया अपने पूरे के पूरे दमखम के साथ में मुंबई में और महाराष्ट्र में अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। देखना यह होगा कि लोग कितना समर्थन देते हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र और मुंबई का वातावरण बदलता है, और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब कैसे देती है।
है।